नमस्कार स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे कार्बेनियन के बारे में। कार्बेनियन एक ऋणावेशित स्पीसीज है। ये कब बनती है? देखिए, कार्बेनियन किसी सहसंयोजक बंध के विषमांश विखंडन से बनता है। यदि किसी बंध का विषमांश विखंडन हो और बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही स्पीसीज लेके निकल जाए तो वो ऋणावेशित स्पीसीज कार्बेनियन कहलाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, कोई कार्बनिक पदार्थ जैसे बेस के साथ में अभिक्रिया करके CH बंध का विषमांश विखंडन कर देते हैं। H यहाँ से प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है बेस के साथ में, और इस तरह से एक ऋणावेशित स्पीसीज बन जाती है कार्बन के ऊपर ऋणावेश। तो ये कार्बेनियन बन गया। तो यहाँ पे कुछ कार्बेनियन यहाँ पे दिखाए गए हैं, इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और एरिडिक कार्बेनियन। जीवन काल कार्बेनियन का बहुत कम होता है। कुछ कार्बनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बेनियन बनते हैं इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई गई है बुक्स में। देखिए, ये पहली अभिक्रिया की अपन बात करते हैं, कीटोन या एल्डिहाइड। अगर अपन बेस के साथ में रिएक्शन करवाएं इनकी, तो यहाँ पे आपका जो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाला जो हाइड्रोजन है वो बेस के साथ निकल जाएगा और आपको कार्बेनियन मिल जाएगा। ये इस तरह से सारी अभिक्रियाओं में से सेम। यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड कुछ जैसे ट्राइफेनिल मेथेन भी कार्बेनियन बनाता है क्षार के साथ में। देखिए, इस कार्बेनियन का नाम रहेगा आपका ट्राइफेनिल कार्बेनियम या फिर ट्राइफेनिल मैथिल ऋणायन। नामकरण इनका अपन दो तरीके से कर सकते हैं। पहली पद्धति में ऋणावेशित कार्बन को कार्बेनियन कहा जाता है, और इससे पहले अपन पूर्वलग्न के रूप में जो समूह जुड़े हुए उनके नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 फेनिल समूह जुड़े हुए हैं तो ट्राइफेनिल कार्बेनियन हो गया। दूसरी पद्धति, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या के अनुसार पैतृक समूह का नाम लिख करके अपन एनियन लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पैतृक समूह कौन सा हो गया? मैथिल, और 3 समूह जुड़े हुए हैं ट्राइफेनिल और एनियन लिख दिया अपन ने। इस तरह से अपन नामकरण यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसकी संरचना की बात की जाए तो यदि अपन केवल कार्बेनियन की बात करें तो इसका संकरण अपने को देखना पड़ेगा। कार्बेनियन में जो आपका संकरण है वो ये कार्बेनियन बनने से पहले की बात है। मान लीजिए कोई एक्स है, यहाँ पे एच है जो अपन ने शुरुआत में दिखाया। अब मान लीजिए यहाँ पे जो एच है वो H प्लस के रूप में निकल जाता है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं छोड़ के निकलता है। तो क्या स्थिति बनेगी? अभी संकरण जो है वो आपका sp3 है, और यदि H निकलता है तो भी क्या स्थिति रहेगी? तो भी आपका संकरण यही सेम रहेगा। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर की तरह रहेंगे। ये संकरण आपका तब भी sp3 ही रहेगा, यानी कि कार्बेनियन जो है वो एक अनस्टेबल स्पीसीज होगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रहेगा और संकरण sp3 है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रहेंगे। जस्ट लाइक अमोनिया, यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, पिरामिडी आकार का होगा, क्योंकि अमोनिया में जिस तरह से एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 3 जो है अलग अलग समूह हो सकते हैं, या कुछ जो भी आपकी पैतृक मॉलिक्यूल के हिसाब से, और उसके बाद में एक लोन पेयर रहेगा। अब ये कार्बेनियन कैसे स्थायी होगा
यदि ये लोन पेयर जो है किसी तरह से या ऐसे समूह इसके साथ जुड़ जाएं इस कार्बन के साथ में, जिसकी सहायता से ये लोन पेयर यहाँ से दूर जाए या उन समूहों की ओर जाए, तो ऐसे समूह अपन जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कुछ हों, जुड़े हों, या फिर अनसेचुरेशन वाले समूह जुड़े हों जो अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे उस पर जा सके। तब यहाँ पर अगर जो कार्बन है वो आपका sp2 कंडीशन, sp2 संकरण में आए, तब यहाँ पे समतली संरचना का निर्माण हो और ये स्थायित्व की ओर बढ़े। तो इसके लिए आवश्यक है कि इसके साथ में कुछ अनुनाद दर्शाने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो इनका स्थायित्व अपन देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह यदि लगाए अपन, जैसे CN लगा दिया ये इसमें, तो CN क्या करेगा, इसके नाइट्रोजन पे आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस की वजह से ये कार्बन जो आपका कार्बेनियन था इसमें वो sp2 संकरित हो गया। sp2 संकरण में इसको स्थायित्व मिलता है और चार्ज भी पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स हो सकता है। जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा उतना ही ज्यादा स्थायित्व, ये आपका मूलभूत नियम है। इसके साथ ही यदि अपन NO2 समूह लगाते हैं तो NO2 समूह में भी वही चीज है, आपका रेजोनेंस शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अनुनादी संरचना दिखाएगा अलग अलग, तो मॉलिक्यूल जो चार्ज है वो अलग अलग उस पर आ पाएगा पूरे मॉलिक्यूल पे। इसी तरह से कोई और समूह, जैसे ये तो हो गई विड्रॉइंग समूह। जैसे मान लो आपका कार्बोनिल समूह भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह है, तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से जो भी विड्रॉइंग समूह होगा वो कार्बेनियन के स्थायित्व में वृद्धि करेगा। इसके बाद में अपन देखते हैं कोई अगर प्लस आई प्रभाव वाला समूह हो तो क्या इफेक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैथिल एथिल और यानी कि प्राथमिक है, यहाँ पे द्वितीयक और टर्सरी यानी कि मैथिल समूह बढ़ाते जा रहे हैं अपन। तो मैथिल समूह क्या होता है, प्लस आई प्रभाव रखता है। प्लस आई प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी वो इस कार्बन पे बढ़ाएंगे। जब अपन जान रहे हैं कि इस यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है और प्लस आई प्रभाव की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान और बढ़ेगा, तो ये स्थायित्व में कमी करेगा। तो स्थायित्व जो है वो प्लस आई प्रभाव बढ़ने के साथ साथ कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैथिल जो है वो एनायन वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसके बाद ये और ये सबसे कम स्टेबल होगा। जैसे कि कार्बोनियम में कार्बोनियम आयन में अपन ने देखा था कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन कार्बोनियम में जस्ट रिवर्स होगा। इसके साथ ही एसिटिल एसीटोन, एथिल एसीटोएस्टेट और एथिल मैनोनेट में कीटोन समूह होता है। तो जो इसका स्थायित्व का क्रम किस तरह से होगा देखते हैं अपन। यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल है अपना, दूसरा ये है, यहाँ पे अपन ने क्या किया, CH3 की जगह क्या लगा दिया, OCH3। इसी तरह से तीसरे मॉलिक्यूल में CH3 की जगह 2 OCH3 समूह लगा दिए। तो इसकी वजह से इसके स्थायित्व में क्या अंतर आएगा वो उसको अपने को देखना है। तो यहाँ पे अपन सिंपल देखते हैं, ये जो आपका माइनस चार्ज है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रेजोनेंस के थ्रू इधर आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं। साथ ही इसके बाद सेम जो रेजोनेंस है वो इधर भी दिखा सकता है, ये इधर भी दिखा सकता है। तो कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे CH वाले, इस कार्बन वाले, इंडियन वाले, वो यहाँ से लेगा करके पूरे यहाँ तक रेजोनेंस में रह सकते हैं। चार्ज जो है डिस्पर्सन वो दोनों कार्बोनिल समूह के साथ में हो सकता है यदि केवल ये समूह। अगर इसको अपन देखते हैं यहाँ पे, तो अब क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस से CH3 0 C नेगेटिव और ये आपका कार्बोनिल O C2H5। अब देखिए इसकी अपन बात करते हैं, यहाँ पे लोन पेयर पहले से, इसके बाद 2 लोन पेयर है। अब चूंकि
ये जमुनने के साथ साथ यहाँ पे देखिए ये चीज हो जाती है ये। तो क्योंकि पहले से ही यहाँ रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन रिच है ये एरिया, तो ये एरिया इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इसकी वजह से ये चार्ज इधर नहीं आएगा, इसको इधर आने में दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ से पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसको ये जो अनुनादी संरचना है वो मुश्किल से बनेगी, जबकि ये वाली इजीली बन जाएगी। अब दूसरा अपन ले लेते हैं C2H5, CH नेगेटिव H5, ये वाला, इसमें ऑक्सीजन लगाना भूल गए अपन, ऑक्सीजन लिख देते हैं यहाँ पे ये। अब यहाँ पे जो दोनों तरफ ही आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये जो आपका एनियन का चार्ज है ऋणावेश वो इधर और इधर आने में इसको दिक्कत आएगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी पहले ही ज़्यादा है, इधर रेजोनेंस में रहेगा, इसके साथ में रेजोनेंस में, ये इसके साथ रेजोनेंस और ये इधर रेजोनेंस में, तो पहले से ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने में इसको समस्या आएगी, इधर संरचना अनुनादी संरचना दिखाने में समस्या आएगी, इसलिए ये वाला कम स्टेबल है, ये थोड़ा ज़्यादा, और ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। कि नेक्स्ट पेज में आपकी अनुनादी संरचना दिखाई गई है सारी की सारी, देखिए यहाँ पे ये तीनों की सारी अनुनादी संरचनाएं दिखाई गई हैं, आप इनको बनाइए। इसके बाद अपन बात करते हैं, यदि कार्बेनियन के ऋणावेशित कार्बन से संयुग्मन में कोई द्विबंध अथवा एरोमेटिक वलय उपस्थित हो, यदि आपका ऋणावेशित कार्बन है और कार्बन किसी द्विबंध के साथ, ये ऋणावेशित कार्बन किसी द्विबंध के साथ में या फिर एरोमेटिक वलय के साथ में रेजोनेंस में हो, संयुग्मन में हो, तब भी इसका स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपका चार्ज है वो पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स होने में इस गुण के कारण सहायता मिलती है। अब जैसे यहाँ पे बेंजीन, ये आपका बेंजिल कार्बेनियन है, यहाँ पे आपको देखिए चार्ज अंदर आएगा बेंजीनिंग में और आपको 3 अनुनादी संरचनाएं मिलेगी, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, तीनों पे ही आपको चार्ज मिलेगा। ये इसका मतलब क्या हुआ कि निरावेशित जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स हो गई है, जो कि स्थायित्व में वृद्धि करेगी। अब यहाँ पे आते हैं अपन एस गुण। एस गुण क्या है? एस गुण मतलब एस कक्षक का करैक्टर बॉन्ड में कितना है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले इधर देखते हैं, यहाँ इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है? sp3। sp3 मतलब एक एस और 3 पी कक्षक मिलकर के 100 बनना 4, तो यहाँ पे एस गुण केवल 25% है। इसी के साथ यहाँ पे आपका संकरण जो है वो sp2 है, तो यहाँ 33.33% जो है आपका हाइब्रिडेशन, सॉरी एस करेक्टर है, बाकी 66 जो है वो पी करेक्टर। इसके साथ यहाँ पे अपन देखते हैं तो संकरण जो है हो गया, वो कौन सा हो गया? sp संकरण हो गया। तो sp संकरण में 50% हो गया, एक एक दोनों में, तो एस करेक्टर जो है वो 50% हो गए और पी करेक्टर भी 50% हो गए। तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट इसका बढ़ जाता है, यूं कह सकते हैं अपन। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाती है, नेगेटिव चार्ज को धारित करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये स्थायित्व को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है आपका कार्बेनियन का वर्गीकरण। कार्बेनियन यहाँ पे दो तरीके से अपन वर्गीकृत कर सकते हैं, अल्पजीवी और दीर्घजीवी या स्थायी कार्बेनियन। जो भी आपके अधिकतर जो बन रहे हैं वो सारे अल्पजीवी हैं, कुछ दीर्घजीवी कार्बेनियन या आपके स्थायी कार्बेनियन बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है
ट्राइफेनिल मेथिल पोटेशियम कार्बेनिल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल और एंडेनिल पोटेशियम। ये इनके साल्ट हैं आपके स्थायी कार्बेनियन के। यहाँ पे इनका स्थायित्व अपन अनुनाद की वजह से ही समझा सकते हैं। मान लीजिए एक बेंजीन रिंग में जो ये जैसे नेगेटिव चार्ज है वो उसकी 3 अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं, तो 3 बेंजीन रिंग की वजह से आपकी 9 अनुनादी संरचनाएं बनेगी। इसके बाद में साइक्लोपेंटाडाइन एनिल, यहाँ पे भी आप रेजोनेंस से तो देख सकते हो, अनुनाद देख सकते हो संरचनाओं में। तो यहाँ पे भी माइनस चार्ज है वो सभी उस पर आ जाएगा, सभी कार्बन पे आ जाएगा, जिसका अनुनादी संकर ये दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो बताए गए कार्बेनियन से उनके स्थायित्व का क्रम इस तरह से फेनिल सबसे ज्यादा होगा, साइक्लोप्रोपिल मेथिल और इस तरह से जो बल्कि समूह है जो एल्किल वाले वो कम स्थायी होंगे।